नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 51 कि अभिराम और अविराम शब्द युग्म का अर्थ है, यानी कि अभिराम और अविराम शब्द युग्म का अर्थ क्या है। ये कह रहे हैं कि सुंदर और बिना रुके है, बी निरंतर और बिना रुके है, सी सुंदर और मनोहर है, डी निरंतर और लगातार है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। विकल्प को लाग किया जाए। अभिराम माने होता है सुंदर, अविराम आ माने नहीं, विराम माने जो रुके यानी कि बिना रुके। विकल्प ये सुंदर और बिना रुके इज राइट आंसर। ठीक है, जिन भाई बहनों ने विकल्प का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 52 है कि अंधकारी और अंधकारी शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे कि भैरव राग और महादेव है, बी महादेव और भैरव राग है, सी महादेव रागिनी है और डी अंधार और अहंकारी है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे विकल्प बी को लाग किया जाए, है ना। बात करें अंधकार्य, तो अंधकारी माने होता है महादेव और अंधकारी माने होता है भैरव एक राग। तो महादेव और भैरव राग ध्यान में रखिएगा, विकल्प बी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है कि आलोक और आलोक शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे कि लोक रहित और अंधकार है, बी कह रहे कि प्रकाश और अंधकार है, सी कह रहे कि प्रकाश और लोक रहित है और डी कह रहे हैं कि लोक रहित और प्रकाश है। तो इस तरह के जब शब्द आपको दिखाई दे तो शब्द को थोड़ा सा तोड़ करके आपको जवाब देना चाहिए और निश्चित रूप से जब शब्द को आप तोड़ेंगे तो उसका सही जवाब आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए, आ माने नहीं, लोक माने इस लोक का है यानी कि लोक रहित, और आलोक माने प्रकाश। तो लोक रहित और प्रकाश विकल्प डी जिन भाई बहनों ने चुनाव किया था अब बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि आली शब्द का क्या अर्थ है। आपको जवाब देना है आली शब्द का क्या अर्थ है। ये कह रहे भालू, बी कह रहे हैं कि सखी, सी कह रहे भंवरा, डी कह रहे हैं भ्रमर। तो आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प है ना बी को लाग किया जाए, सखी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, आली आली माने होता है सखी, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 55 है कि अली शब्द का सही अर्थ है। ये कह रहे हैं कि भंवरा, बी कह रहे हैं सखी, सी कह रहे हैं सखा, डी कह रहे हैं बंधु। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प ए को लाग किया जाए, भंवरा इज राइट आंसर, है ना। आली माने भंवरा होता है, आली माने सखी होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो आली सखी और आली भंवरा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 56 है कि अर्थी और अर्थी शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि इच्छा वाला और टिकठी, बी कह रहे हैं कि टिकठी और इच्छा वाला, सी टिकठी और सौ की सैया, डी है इच्छा या मनोकामना। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अर्थी माने होता है चाहने वाला और अर्थी जिसे आप टिकठी कहते हैं इन्हीं की मृत्यु की यानी कि सौ की जो सया होती है उसे कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 56 को आप हमेशा के लिए बिल्कुल एकदम लाग कर लीजिए। ठीक है, चलिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि तो टिकठी और सौवा दोनों तो एक ही होता है ना। इच्छा मनोकामना एक होता है, टिकठी और इच्छा वाला ये उल्टा हो गया, इधर में आपको रखना है। आप कहते हैं विद्यार्थी माने विद्या की इच्छा रखने वाला, विद्या को चाहने वाला, है ना। तो अर्थी माने चाहने वाला, इन इच्छा वाला, और टिकठी वही है कि सौ की जो सैया होती है उसी को टिकठी कहते हैं। ठीक है, विकल्प ए को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 57 है कि निम्न को सही क्रम में सुमेलित करें। सूची 1 में कुछ आप शब्द देख रहे हैं और सूची 2 में उसके अर्थ हैं, उसी को आपको मिलान करना। नीचे आपको एक सुंदर सा कूट भी दिखाई दे रहा है और ये कूट थोड़ा सा है ना बड़ा है, तो आप इसको आप ध्यान से देखेंगे, अब आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये में देख रहे हैं कि अवगत और सामने है अव्यक्त,
अभिगत सामने ज्ञात है, अवन सामने रक्षा और आवरण सामने पर्दा है। तो इसके हिसाब से आपको देखना है और बिल्कुल आपको सही जवाब के पास जाना है ना। तो अब आप देखेंगे अवगत है, कहते हैं ना कि अवगत हो माने ज्ञात हो, इधर में रखिएगा। अभिगत माने जिसको आप व्यक्त कर सकें, व्यक्त ना कर सके, उसे कहते हैं अभिगति, है ना। और अवन, यहाँ पे देख रहे हैं अवन माने होता है रक्षा, आवरण माने होता है पर्दा। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 बी का 1 और सी का 3 डी का 4, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब बेसुध तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 58 है कि अपहार और उपहार शब्द युग्म का अर्थ है। इसका जवाब आपको देना है कि अपहार और उपहार शब्द युग्म का क्या अर्थ है। ये अपहरण और भेंट, बी अपहरण और चोरी, सी भेंट और अपहरण, डी चोरी और छीनना। तो आपका जवाब बड़ी तेजी के साथ आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अपहार, अपहार माने अपहरण करना और उपहार माने भेंट, जिसे आप कहते हैं गिफ्ट। आज की भाषा में उपहार को हम लोग गिफ्ट कहते हैं, तो ध्यान में रख लीजिएगा कि अपहार माने अपहरण और उपहार माने भेंट। विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 59 है कि आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये कह रहे कि प्रारंभ और प्रथम होगा, बी कह रहे वगैरह और प्रारंभ होगा, सी कह रहे कि प्रारंभ और अभ्यस्त होगा, और डी है कि आज और कल होगा। तो इसके हिसाब से आपका जवाब भी आ गया कि सर आदि माने होता है प्रारंभ और आदि माने होता है अभ्यस्त, है ना। किसी काम का जब कोई व्यक्ति आदि हो जाता है तो उसे कहते हैं कि आदि हैं, आदि माने अभ्यस्त हैं। कुछ लोग तंबाकू खाने के आदि है, कोई गुटखा खाने का आदि है, कोई सिनेमा देखने का आदि है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आदि माने अभ्यस्त और आदि माने प्रारंभ। विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 60 है कि आयत और आयात शब्द युग्म का क्या अर्थ है। आपको जवाब देना है। ये एक चतुर्भुज और विदेश से माल आना, बी है विदेश से माल आना और चतुर्भुज, सी है चौकोर और आकृत, और डी है व्यापार और आकृत। तो अब आपका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि जो आयत होता है ना, बिल्कुल एक आकृति है। आयत को देखे होंगे ना, जिसकी लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। तो एक चतुर्भुज है, और आयात माने मंगाना, निर्यात माने भेजना। तो जब विदेश से या बाहर से कोई चीज़ मंगाई जाती है तो उसी को आयात कहते हैं। अब विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 61 है कि निम्न को सही क्रम में मिलाइए, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप सब देख रहे हैं, सूची 2 में उसका अर्थ है, और नीचे कूट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी कूट के आधार पे आपको जवाब देना होगा, तो थोड़ा सा सोच समझ कर आप जवाब दीजिएगा। ये में आप देख रहे हैं आद्रा, और सामने विराम है, आद्र सामने पीड़ा है, आरती सामने गीला और आरती सामने एक नक्षत्र है। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहन जवाब इसका दे रहे हैं कि सर ये को देखेंगे तो आद्रा एक नक्षत्र है। आद्र माने होता है गीला, है ना। आरती की बात अगर आप करते हैं तो आरती माने होता है पीड़ा, और आरती माने होता है विराम। तो इसके हिसाब से देखेंगे 4 3 2 1 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए तो संख्या 62 है कि आरसी और अरसी शब्द का अर्थ है। अब आपको जवाब देना है। ये कह रहे हैं कि वेद से संबंध और आईना अर्थ है, बी आईना और वेद संबंध अर्थ है, सी कह रहे हैं कि वेद और वेदांग अर्थ है, या डी आईना और दर्पण है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अरसी माने होता है वेद से जो संबंध रखता है उसे अरसी कहते हैं, ऋषि भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और आरसी माने होता है आईना या दर्पण। और एक कहावत भी है ना कि हाथ कंगन तो आरसी क्या, तो यही आरसी है, इधर में आप रख लीजिएगा। और विकल्प ए को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, है ना। बात करें आईना और वेद संबंध तो विपरीत हो गया, वेद वेदांग एक ही चीज़ है और आईना और दर्पण एक ही चीज़ है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 63 है कि आपात और आपाद शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये कह रहे हैं कि आकस्मिक संकट, संकट और आकस्मिक, वेद और वेदांग, या डी आईना और दर्पण। तो इसके हिसाब से अगर आप जवाब देखेंगे प्रश्न संख्या 63 का, तो बिल्कुल आपात माने आकस्मिक और आपाद माने संकट होता है।
तो ये ध्यान में रखिएगा और विकल्प ए को आप हमेशा के लिए बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 64 है कि निम्न में सही विकल्प नहीं है। इनमें देखेंगे तो एक विकल्प सही नहीं है। ये आसन माने भोजन होता है, ये सही नहीं है। या फिर विकल्प बी आसन माने बैठने की जगह, ये सही नहीं है। सी है कि आसान जिसे आप अर्थ होता है सरल, ये सही नहीं है। या डी आसन और इसका अर्थ होता है दूर, ये सही नहीं है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बात करें आसन, तो आसन का मतलब दूर नहीं बल्कि आसन का मतलब होता है निकट या पास, है ना। कहते हैं मणासन, तो मण के आसन है, मण के निकट है, मण के पास है, जो उसे कहते हैं मृणासन। ये ध्यान में रखिएगा, आसन माने दूर नहीं बल्कि निकट होता है, तो इसको भी आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 65 है कि अभ्यास और आभास शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे कि अभ्यास का मतलब होता है बार बार करना और आभास माने होता है प्रतीत करना, ये सही है। या भी प्रतीत होना और बार बार करना। सी कह रहे हैं कि दोहराव या संकेत, और डी कह रहे हैं कि संकेत और चिन्ह। तो आप सबने बिल्कुल सही जवाब दे दिया कि अभ्यास को हम लोग कहते हैं ना बार बार करना, और आभास माने होता है प्रतीत होना, है ना। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और आप जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी आपका आभास ही है, आपके लिए प्रतीक होना चाहिए कि चयन के करीब आप हैं। तो लर्न विद आभास परिवार से आप सब बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ जुड़े हैं। तो आप सबको फिर से एक बार दिल से ढेर सारा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका चयन इस बार जरूर हो जाए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 66 है कि आदिम और आदम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक और एक प्रथम मानवीय रचना, बी है प्रथम मानवीय रचना और प्रारंभिक, सी है प्रारंभ और अंत, डी है अंत और प्रारंभ। तो इसके हिसाब से आपका जो जवाब है, बात करें आदिम माने ही होता है कि प्रारंभिक, और आदम माने होता है प्रथम मानवीय रचना। तो विकल्प ये जिन भाई बहनों ने बिल्कुल चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुध तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 67 है कि आभार और आभार शब्द युग्म का अर्थ है, क्या अर्थ है। ये कह रहे कि कृतज्ञता और सूर्य अर्थ है, बी कह रहे कि भारहीन और कृतज्ञता, सी है कृतज्ञता और भारहीन, डी है लोहा और विशाल। तो 67 का जवाब आ गया कि आभार माने होता है कृतज्ञता, और आभार आ माने नहीं, भार माने जिसमें भार हो, इन्हीं की भारहीन। तो विकल्प सी कृतज्ञता और भारहीन इज राइट आंसर। विकल्प सी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 68 है कि असंगत विकल्प कौन सा है। इनमें कौन सा एक विकल्प है जो कि असंगत है, आपको जवाब देना है। ये आगम माने होता वेद संबंधी शास्त्र, बी है निगम का अर्थ होता है वेद आदि ग्रंथ, ये संगत है। सी कह रहे आहार माने भोजन होता है, और डी है उपहार माने आभेंट, ये असंगत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर जो उपहार होता है ना, उपहार माने भेंट होता है, उपहार माने भेंट होता, आभेंट नहीं होता है। इसी को इंग्लिश में आप गिफ्ट कहते हैं। तो विकल्प डी उपहार माने भेंट इज राइट आंसर, है ना। आभेंट जो था ये असंगत था, तो ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी आगम वेद से संबंधित शास्त्र है, निगम की बात करते हैं, वेद आदि ग्रंथ को निगम कहते हैं, आहार माने भोजन होता है, ध्यान में रखिएगा। सब सही है, विकल्प डी ही असंगत था। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 69 है कि आहुति और आहूत शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे कि हब में अर्पित और बुलाया गया, बी है बुलाया गया और हब में अर्पित, सी है हबी और बुलावा, डी है बुलावा और हबी। तो इसके हिसाब से अगर आप जवाब देंगे तो आहूत माने होता है कि हब में अर्पित, उसको कहते हैं आहुति, और आहूत माने बुलाया गया, और इसका विलोम शब्द होता अनाहूत। अन माने नहीं, आहूत माने से बुलाया गया हो, उसे कहते हैं अनाहूत। तो ध्यान में रखिएगा। और विकल्प को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, हब में अर्पित और आहूत माने बुलाया गया। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 70 है कि इंदु और इंदुर शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि चंद्रमा और चूहा है, बी कह रहे हैं कि चूहा और चंद्रमा है, सी कह रहे हैं भेंट और भोजन है, डी कह रहे हैं कि चूहा और बिल्ली है। तो इंदु माने चंद्रमा सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि इंदुर माने चूहा भी होता है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब बेसुध तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। इंदु माने चंद्रमा और इंदुर माने चूहा। ठीक है, चलिए।
अब प्रश्न संख्या 71 है कि इति और इति शब्द युग्म का अर्थ होगा। ये कह रहे कि समाप्ति और बाधा होगा, बी कह रहे कि लक्ष्मी और गणेश होगा, सी कह रहे बाधा और समाप्ति होगा, डी है कि दैवी प्रकोप और समाप्ति होगा। तो 71 का जवाब भी आ गया कि इति माने होता है समाप्ति और इति माने होता है बाधा। तो विकल्प ये समाप्ति और बाधा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 72 है कि इंद्रा और इंद्र का अर्थ है, यानी कि इंद्रा और इंद्र का अर्थ क्या होगा। ये कह रहे कि सुरपत और इंद्राणी होगा, बी कह रहे कि इंद्राणी और सुरपति होगा, सी है कि चंद्रमा और चांद होगा, डी कह रहे हैं कि चांद और चंद्रमा होगा। तो इंद्रा आप सबने जवाब दे दिया कि सर इंद्रा का मतलब होता है इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, और इंद्र का मतलब होता है सुरपति, सुर का पति है जो, उसे सुरपति कहते हैं। विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 73 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कुछ शब्द हैं, सूची 2 में उसका अर्थ है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपको कूट भी दिखाई दे रहा है। तो इसी कूट के आधार पर आपको जवाब देना है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर आप जवाब देने का प्रयास भी करिएगा। ये भी आप देख रहे हैं कि उद्धत सामने अक्खड़ है, उद्धार सामने तारना है, उधार सामने ऋण है, और उद्यत सामने तैयार है। तो कहते हैं ना कि इस कार्य के लिए उद्यत है, मैंने तैयार हैं। उधार जान ही रहे हैं, है ना, ऋण किसी को देना, और किसी को एक बार पैसा दे दीजिए और दोबारा उससे मांग लीजिए तो व्यवहार खराब हो जाएगा, है ना। उद्धार माने तारना और उद्यत माने अक्खड़, यानी कि देखा जाए तो बिल्कुल कुछ नहीं करना था, सारा का सारा सुमिलित है। विकल्प ए 1 2 3 4 इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब लाख लाख बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 74 है कि उदार और उधार शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि दानशील और ऋण, बी है कि ऋण और दानशील, सी है दान और उपहार, डी है कल्याण और दान। आपका जवाब भी आ गया कि उदार माने होता है जो दान वाला व्यक्ति होता है, दानशील, है ना, और उधार माने ऋण या कर्ज। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, विकल्प ए को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 75 है कि उपयुक्त और उपर्युक्त शब्द युग्म का क्रम से अर्थ होगा, है ना। प्राय छोटे बच्चे इसका दोनों का अर्थ एक ही समझते हैं, लेकिन उपयुक्त और उपर्युक्त शब्द युग्म का क्या अर्थ है। यह है कि ठीक और ऊपर कहा गया, बी है कि ऊपर कहा हुआ और ठीक, सी है कि उचित और ठीक, और डी है कि सही नीचे कहा गया, है ना। तो देखिए आप सबका जवाब भी बड़ी तेज़ी के साथ आ गया कि सर विकल्प जो है ना ए को लॉक किया जाए। ए उपयुक्त माने ठीक है, और उपर्युक्त माने जो ऊपर कहा गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, और विकल्प ए को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। बी में देखेंगे तो उल्टा हो गया है ना। इस कारण से जो आपका जवाब है विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि उर और उरु शब्द युग्म का अर्थ है ना। तो उर और उरु शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। ए कह रहे कि जांघ और हृदय है, बी कह रहे कि जांघ और गला है, सी कह रहे हृदय और जांघ है, डी कह रहे कि हृदय और जीभ है। तो अब आपका जवाब भी आ गया कि उर माने होता है हृदय और उरु माने होता है जांघ। विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 77 है कि उपयोग और उपभोग शब्द युग क्रम से अर्थ है ना। उपयोग और उपभोग शब्द का क्या अर्थ है, आपको जवाब देना है। ये कह रहे हैं कि भोगना और व्यवहार में लेना है, बी कह रहे हैं कि लेना और देना है, सी कह रहे हैं व्यवहार में लेना और भोगना है, और डी है कि लाभ और हानि है। तो प्रश्न संख्या 77 के हिसाब से आपका जो विकल्प सी है व्यवहार में लेना और भोगना इज राइट आंसर, है ना। उपयोग माने होता है व्यवहार में लेना, और उपभोग माने होता है भोगना। तो अब विकल्प सी को आप लोग हमेशा के लिए बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 78 है कि उदक और उदक शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि उत्तर दिशा का और जल, बी कह रहे हैं कि जल और समुद्र है, सी कह रहे हैं कि जल और उत्तर दिशा है, डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया उदक माने जल होता है, और उदक ये देखिए उत्तर दिशा को उदक कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, और विकल्प सी को आपको हमेशा के लिए याद कर लेना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 है कि उपल और उत्पल शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि कमल और पत्थर है, बी कह रहे हैं कमल और प्रहार है, सी कह रहे हैं कि पत्थर और कमल है, डी कह रहे हैं पहाड़ और गुलाब है।
तो 79 का जवाब फटाफट आ गया कि उपल माने होता है पत्थर और उत्पल माने कमल होता है। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ढेर सारी परीक्षा में पूछा जाता है। और आपके जो यूपी की परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश में, उसमें बिल्कुल ये लगा हुआ है, तो उनके सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो जितने भी भाई बहन एसआई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या से है कि उत्पाद और उत्पाद का सही अर्थ है। ये कह रहे हैं कि उत्पन्न वस्तु और उपद्रव, बी है उपद्रव और उत्पन्न वस्तु, सी कह रहे हैं उपद्रव और शांति, डी कह रहे हैं कि शांति और उपद्रव। अब लीजिए जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 80 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि उत्पाद माने होता है उपद्रव करना और उत्पाद माने होता है उत्पन्न करना, यानी कि विकल्प बी उपद्रव उत्पन्न करना इज राइट आंसर। विकल्प बी को आप लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 81 है कि ऋत और ऋतु शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि वर्षा शरद और सत्य, अब भी कह रहे हैं कि सत्य और वर्षा यानी कि शरद, सी कह रहे हैं वर्षा और शरद, डी कह रहे हैं कि ऋतु और माह। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना था और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। ऋत माने होता है ना सत्य, और ऋतु वर्षा शरद आदि जो ऋतुआं होती हैं उन्हें ऋतु कहते हैं। विकल्प बी को आप लॉक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 82 है कि कुल और कुल शब्द युग्म का अर्थ है ना। तो ये कह रहे हैं कि किनारा और वंश है, बी कह रहे हैं वंश और किनारा है, सी कह रहे हैं किनारा और वंश है, डी कह रहे हैं वंश और पुत्र है। तो इसके हिसाब से अगर आप जवाब देंगे तो बिल्कुल विकल्प आपका बी सही जाएगा। कुल माने होता है वंश और कुल माने होता है किनारा, ध्यान में रखिएगा, और विकल्प बी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 83 है कि कृत और कृत्य शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये कह रहे हैं किया हुआ और किया हुआ नहीं, बी है कार्य और करने का तरीका, सी कह रहे हैं किया हुआ और कार्य, और डी है कि कार्य और किया हुआ। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है और उसका जवाब भी आ गया सर किया हुआ। कृत माने होता है किया हुआ और कृत्य माने कार्य, है ना, कुकृत्य इसीलिए कहते बुरा कार्य। कृत माने कार्य और कुक माने बुरा कार्य, और कृत है कृत माने किया हुआ, तो ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प सी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। अब प्रश्न का 84 के निम्न में से सही विकल्प नहीं है। अब इनमें कौन सा एक विकल्प है जो कि सही नहीं है, आपको जवाब देना है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये कह रहे हैं कृत माने होता है खरीदा हुआ, बी कह रहे हैं कृति माने रचना, सी है कृति माने चतुर करने वाला, और डी है केत माने ध्वजा। तो 84 का जवाब आपको देना था और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि इसमें जो सही विकल्प नहीं है वो केत ही है। यहाँ पे केतु होता तो केतु का अर्थ ध्वजा हो जाता, तो केत का अर्थ ध्वजा नहीं होता है बल्कि केतु का अर्थ होता है। लेकिन बात करें केत, तो केत माने घर होता है, ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी को आप हमेशा के लिए बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। कृति माने खरीदा हुआ, कृति माने रचना, कृति माने चतुर या करने वाला, लेकिन केत माने ध्वजा नहीं होता है बल्कि केतु माने होता है, केत माने घर होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न के 85 कपिश और कपीस का अर्थ होगा। ये कह रहे कि भूरा बादामी, हनुमान और सुग्रीव, सुग्रीव और हनुमान, भूरा और बादामी, सुग्रीव और बादामी, है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कपिस माने होता है भूरा बादामी, और कपीस कपि धन ईश, कपियों का जो ईश है ये हनुमान जी को कहा जाता है और सुग्रीव जी के लिए भी कहा जाता है, यानी कि विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। सुग्रीव माने सुंदर है, ग्रीव माने गला, जिसको उसे सुग्रीव कहते हैं, लेकिन एक क्रम उल्टा हो गया है हनुमान, है ना। भूरा बादामी एक ही है, सुग्रीव बादामी उल्टा है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा और विकल्प हमेशा के लिए ए को लॉक कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न का 86 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुंजर और कंजर शब्द युग्म का अर्थ होगा। ये कह रहे हैं कि एक जाति विशेष और हाथी, बी कह रहे हैं कि हाथी और एक जात विशेष, सी कह रहे हैं कि हाथी और गज, डी कह रहे हैं कि हाथी और जंगल। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प है ना, जो बी को लॉक किया जाए, है ना। क्या है, कुंजर माने होता है हाथी और कंजर एक जाति विशेष को कहा जाता है। तो हाथी और जात विशेष, विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न के 87 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कुछ शब्द हैं, सूची 2 में उसके अर्थ है। नीचे आपको कूट भी दिखाई दे रहा है, तो इसी कूट के आधार पर आपको जवाब देना है ना। तो थोड़ा सा बिल्कुल सोच समझ कर जवाब आप देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए
ए में देख रहे हैं कि आप कलश, कलश के सामने हाथी, किला के सामने घड़ा, कर के सामने दुर्ग और करी के सामने हाथ है। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। बात करें विकल्प ए में कलश, तो कलश के सामने आपको बिल्कुल मिल गया घड़ा, विकल्प 2, तो ए का 2 आपको मिल गया है। किला, किला का हो गया दुर्ग, यानी कि बी का 3 हो गया। कर माने हाथ होता है, सी का 4 होता है और करी माने हाथी होता है। तो 2, 3, 4 एक इज राइट आंसर, 2, 3, 4 एक इज राइट आंसर, यानी कि विकल्प डी जिन भाई बहनों ने चयन किया था अब बिल्कुल सही जवाब। बेहसून तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 88 है कि कुंतल और कुंडल शब्दयुग्म का अर्थ होगा। ये कह रहे हैं केस और कर्ण होगा, बी कह रहे हैं केस और कर्णभूषण होगा, सी कह रहे हैं कर और दुर्ग, डी है कि करी और हाथ। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए। कुंतल माने केस होता है और कुंडल माने कर्णभूषण होता है, यानी कि कान में जो भूषण पहना जाता है उसी को कुंडल कर्णभूषण कहते हैं, वही कुंडल है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 89 है कि कथा और कंथा शब्दयुग्म का अर्थ होगा। ये कह रहे हैं कि कहानी और गुदड़ी, भी कह रहे हैं कहानी और गिदड़ी, सी कह रहे कथा और गुर्दा, डी कह रहे कथा और कहानी। तो 89 का जवाब भी आ गया। कथा माने होता है कहानी और कंथा माने होता है गुदड़ी। तो कंथा माने गुदड़ी और कथा माने कहानी, तो कहानी और गुदड़ी विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 कि एक असंगत विकल्प कौन सा है। कंज माने कमल, यह संगत है, या फिर विकल्प बी कुंज माने पेड़ों का समूह, यह संगत है, सी कत यानी कत माने पति, यह संगत है, या डी कांत माने सुंदर स्त्री, ये। तो देखिए यहाँ पे जो कत देख रहे हो इसको आप कर लीजिएगा कांत, है ना। तो कांत माने क्या हो गया, अब आपको जवाब देना है ना। तो यहाँ पे कांत नहीं बल्कि कंत कर लीजिए, कंत है ना। तो कंत है लेकिन यहाँ पे बिंदी दिख नहीं रही होगी, है ना। कंत माने पति और कांत माने सुंदर स्त्री। तो अब आपका जवाब आ गया कि सर जो कांत होता है ना यही अशुद्ध है। कांत माने सुंदर स्त्री नहीं बल्कि कंत और कांत दोनों क्या होता है, इसका मतलब होता है सुंदर, यानी कि पति के लिए होता है। कांता सुंदर स्त्री के लिए होता है, ध्यान में रख लीजिएगा, यही असंगत था, है ना। विकल्प डी, यहाँ देखिए हल्का सा बिंदी आपको दिख रहा है, कंत माने पति। ठीक, विकल्प डी को आप हमेशा के लिए लाख कर लीजिए। प्रश्न संख्या 91 है कि कांति और क्रांति शब्द का अर्थ है। ए कह रहे हैं कि चमक और शीघ्र परिवर्तन, बी कह रहे हैं कि शीघ्र परिवर्तन और चमक, डी कह रहे हैं चमक और तेज, सी कह रहे हैं चमक और तेज, डी कह रहे हैं कि तेज और चमक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि कांति माने होता है चमक और क्रांति माने होता है शीघ्र परिवर्तन, है ना। विकल्प ये इज राइट आंसर, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। कांति माने होता है चमक और क्रांति माने होता है शीघ्र परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन। प्रश्न संख्या 92 कि निम्न में संगत विकल्प कौन सा है। ये कह रहे हैं कि क्लांति, इसका जो अर्थ होता है संगत थकावट, ये सही है। बी कह रहे कुलाल का अर्थ होता है कुम्हार, ये सही है। बी कह रहे कलाल, कलाल का अर्थ होता है शराब विक्रेता, ये सही है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लाख किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करते हैं क्लांति थकावट, कुलाल माने कुम्हार और कलाल माने होता है शराब विक्रेता। विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा, सभी सही है। अब प्रश्न संख्या 93 है कि निम्न में से सही विकल्प नहीं है। अब इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये कह रहे हैं कि काष्ठ का अर्थ लोहा और लकड़ी होता है, ये सही नहीं है। बी कह रहे काष्ठा दिशा और सीमा इसका अर्थ होता है, ये सही नहीं है। सी कह रहे हैं कि कौड़ी और घोंघा का घर, ये सही नहीं है। और डी है कौड़ी का अर्थ विष होता है, ये सही नहीं है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए, है ना। जो काष्ठ का अर्थ होता है लोहा और लकड़ी, यही सही नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आपको काष्ठ का अर्थ लकड़ी ही केवल होना था, लोहा नहीं होना था। लोहा नहीं होता तो सही हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। काष्ठा माने दिशा और सीमा होता है, कौड़ी माने घोंघा घर होता है और कौड़ी माने विष होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सब सही है लेकिन विकल्प ए ही गलत था। ठीक है, यहाँ पर लोहा नहीं होना था। ठीक है, विकल्प ए को आप हमेशा के लिए लाख कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 है कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्द युग्म का अर्थ होगा। ये कह रहे हैं कि उपकार ना मानने वाला उपकार को मानने वाला। बी कह रहे उपकार मानने वाला उपकार ना मानने वाला। सी कह रहे अपकार मानने वाला और उपकार ना मानने वाला।
डी कह रहे हैं उपकार ना मानने वाला, उपकार मानने वाला। अब आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 94 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। कृतज्ञ माने होता है उपकार को मानने वाला और कृतज्ञ माने उपकार को ना मानने वाला। विकल्प भी उपकार को मानने वाला और उपकार को ना मानने वाला इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 95, कौशल और कौशल शब्द का क्या अर्थ है ना। ये कह रहे कि अवध और निपुणता, बी कह रहे निपुणता और अवध, सी कह रहे अवध और अयोध्या, डी कह रहे अयोध्या और अवध। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कौशल को अवध कहते हैं और कौशल को निपुणता कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 95 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 96 कि क्षति और क्षिति शब्द का अर्थ होगा। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी और हानि होगा, बी कह रहे हैं हानि और पृथ्वी होगा, सी कह रहे हैं कि हानि और लाभ होगा, डी कह रहे हैं लाभ और हानि होगा। तो प्रश्न संख्या 96 का जवाब भी आ गया कि क्षति माने होता है हानि और क्षिति माने होता है पृथ्वी। विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 97 कि निम्न में से सही विकल्प है। अब इनमें कौन सा विकल्प सही है। ये कह रहे खर माने गधा होगा, ये सही है। बी कह रहे खरा माने विशुद्ध है, ये सही है। सी कह रहे खार माने राख होता है, ये सही है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी सही है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, सभी सही हैं। तो विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 98 है कि खोआ और खोया शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि खोया हुआ और दूध से बना पदार्थ, बी कह रहे हैं कि दूध से बना पदार्थ और खोया हुआ, सी कह रहे हैं कि दोनों हैं, डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जवाब बिल्कुल आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। खोआ है ना, खोआ माने खोया से बना पदार्थ और खोया माने खोया हुआ जो लॉस हो गया है। ठीक है, तो विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 खल और खलु युग्म शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि दुष्ट और निश्चित रूप से, बी कह रहे निश्चित रूप से और दुष्ट है, सी कह रहे दुष्ट और दुष्टि है, डी कह रहे खलना और खली है। तो आपका जवाब आ गया कि खल माने दुष्ट होता है और खलु माने निश्चित रूप से होता है। विकल्प ये है ना, खल माने दुष्ट और खलु माने निश्चित रूप से। विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 है कि गत और गति शब्द का अर्थ है ना। ये कह रहे हैं कि गया हुआ यानी गया हुआ और चाल या स्थिति, बी कह रहे स्थिति और गया हुआ, सी कह रहे समूह और चाल, डी कह रहे चाल और समूह। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प ये आपका सही होगा। गत माने गया हुआ और गति माने चाल या स्थिति इज राइट आंसर है ना। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रिय मछली विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।